सबसे पहले मैं सुबह उठ के रोटावेलर ले लेती हूँ, रोटा कैप्स के साथ। उससे मेरा दिन भर का दिनचर्या जो होता है, रोज़ की रेगुलर की जो रूटीन है, वो ठीक-ठाक रहता है। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको फ़ील होता है कि चोक हो रहा है, साँस चोक होने लग रहा है, आपको तकलीफ़ हो रहा है चलने में, तो उस समय 2 कैप्स नहीं लेती हूँ। अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन में मैं एक ही रोटा कैप्स का 1 कैप्स लेती हूँ। मैं इतना एक्टिव हूँ, जहाँ मुझे दौड़ भागने में कोई दिक्कत नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा-सा दौड़ने के बाद मुझे साँस फूलने लग जाता है। यही एक चीज़ होता है जो मेरे को खौलती है। 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले दिल्ली में लाखों लोग रोज सड़कों पर उतरते हैं। दिल्ली की मीनाक्षी भी उन्हीं में से एक है, लेकिन अब घर से बाहर ज्यादा रहना ज्यादा मुसीबतें पैदा कर रहा है। डॉक्टर ये एडवाइस करके रखा है कि जहाँ पॉल्यूशन है और रोड पे जाते हैं तो मास्क पहन लीजिएगा या जाइए मत। लेकिन कामकाजी महिलाओं का, कामकाज लोगों को कहाँ नहीं जा पाएंगे। हम मार्केट भी जाएंगे, हम ऑफिस भी जाएंगे, हम भीड़ में भी जाएंगे, सभी कुछ करना पड़ता है। तो उस समय बोला है डॉक्टर ने कि मास्क पहन लीजिए, लेकिन आजकल मास्क पहनकर आप सब जगह कैसे जा सकते हो? मास्क उतारो फिर बात करो। तो लेकिन उससे अच्छा है कि हम इनहेलर ले लेते हैं, थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाता है। दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर अगर चिंता जताई जा रही है तो उसका एक बड़ा कारण ये है, जो नए आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि वायु प्रदूषण से होने वाले मौतों या स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ गया है। पूरे भारत में यह आंकड़ा अब बताया जा रहा है कि साल 2010 में एक अनुमान के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण 6 लाख से ज्यादा मौतें हो रही हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चल रहा है। और जिस तरह से रिपोर्ट बताते हैं कि दिल्ली इन सब शहरों में आगे दिखता है। तमाम टैक्सीज और तमाम हर चीज़ डीजल पे थी, जितनी कमर्शियल एक्टिविटी थी ट्रांसपोर्ट में। तो इससे चोकिंग होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में एमसी मेहता ने कई केसेस फाइल किए थे। 97 से लेके 2000 तक, यानी 3 साल लगातार सुप्रीम कोर्ट इससे लड़ती रही है, समझिए पूरे सिस्टम से। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा डीजल चलना चाहिए, तमाम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और कमिटीज़ ने कहा डीजल ठीक है चलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब बातें नहीं मानी और अपने ऑर्डर्स में लिखा कि डीजल इज़ कार्सिनोजेनिक, यानी इससे डीजल का जो फ्यूम्स निकलते हैं, जो एमिशन है, उससे कैंसर होता है। दिल्ली के कई इलाकों में आपको भरपूर हरियाली मिलेगी, यहाँ तक कि सार्वजनिक परिवहन में ज्यादातर सीएनजी का इस्तेमाल होता है। यहाँ तो मेट्रो भी है, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं। सरकारी आंकड़े का कंपाइलेशन अगर आप देखें तो पार्टिकुलेट मैटर जो है उसकी मात्रा हवा में बढ़ती जा रही है और पिछले 5-6 सालों के दौरान ये अपवर्ड ट्रेंड है। तो इस तरह से एक मल्टी पॉल्यूटेंट क्राइसिस है। कई चीज़ें देखें जो पहले हम देखते थे, पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो ये डीजल फ्यूम से और व्हीकुलर फ्यूम से आते हैं, उनके जो लेवल्स हैं वो अब एक्सेप्टेबल लिमिट से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। 2000 के एंड में जब हमने देखा कि पहली बार दिल्ली में जब ऊपर आकाश में आप देखोगे तो तारे आपको नज़र आने लगे दिल्ली में 2000 के एंड में। तो ये हालत थी कि पहले तो तारे दिखते नहीं थे, आजकल फिर वही हालत हो गई है, आपको तारे नहीं दिखेंगे, सिर्फ चांद दिखता है, तारे दिखते नहीं। ऐसा नहीं कि दिल्ली में सिर्फ गाड़ियां बढ़ी हैं, बल्कि हरियाली भी बढ़ी है। आंकड़े भी बताते हैं कि दिल्ली में पेड़ों की संख्या या हरियाली वाले जो बेल्ट है उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। सूक्ष्म कण है जिसे PM 2.5 कहा जाता है, जो ज्यादा महीन प्रदूषण के कण है, उन्हें ये पेड़ पौधे अवशोषित नहीं कर पाते। पेड़ों से उसका ज्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि पेड़ जो प्रदूषण अब्जॉर्ब कर सकते हैं उनमें ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं PM 2.5 उनको अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो तो हवा में ही रहती हैं। ग्रीनरी से आपके बड़े पार्टिकल्स
पत्तों के द्वारा कंट्रोल हो सकते हैं, पर ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि 1 माइक्रोन से भी छोटे साइज के होते हैं, तो 1 माइक्रोन की अगर आप बात करें तो काफ़ी छोटे पार्टिकल होते हैं। ग्रीनरी से थोड़ा तो वो ट्रैप हो सकता है, पर डेफिनेटली वो हवा में रहेगा ही। प्रदूषित हवा कई जहरीले घटकों का मिश्रण होती है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और महीन कण। ये महीन कण ही वो खतरनाक वजह हैं जो समस्या को खतरनाक बनाए हुए हैं। अब दिल्ली में तो हमने बसों में तो सीएनजी लगा दी, पर गाड़ियां इतनी बढ़ गई हैं दिल्ली में कि जितने बड़े शहर हैं भारत के, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, इनको जोड़ लें, दिल्ली में उनसे ज़्यादा गाड़ियां चलती हैं। 1600 शहरों का डेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया था, तो डेफिनेटली कई जगह मॉनिटरिंग होती भी नहीं है। तो ये कह सकते हैं आप कि जिन शहरों में मॉनिटरिंग डेटा अवेलेबल है उसमें दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा दिख रहा है, PM 2.5 की मात्रा। तो उस लिहाज से दिल्ली नंबर 1 अभी इंडिकेट हुआ है। ये जितना फाइन या छोटे मात्रा में पार्टिकल होगा पोल्यूशन का, वो उतना ही ज़्यादा फेफड़े, सांस की नाली से अंदर चले जाएगा। बहुत बड़े मात्रा वाले पार्टिकल हैं जैसे PM 10 है या 10 से ज़्यादा हैं, वो हमारे नाक या गले से ज़्यादा आगे नहीं जा पाते, क्योंकि वो इतने साइज़ उनका बड़ा है कि वहीं पे वो बॉडी का डिफेंस उनको रोक देता है। जो लेस देन 5 माइक्रोन्स हैं वो नीचे तक चले जाते हैं। जो 2.5 हैं वो हमारे एल्वुलाई, जो हम ये समझ लो सांस की नाली का जो एंड पॉइंट है, जहाँ से ऑक्सीजन और जहाँ से ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। पिछले जाड़े में दिल्ली में PM 10 का स्तर 400 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर को छू गया था, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के मुताबिक सुरक्षित हवा में इसका स्तर 20 माइक्रोग्राम होता है। जिन बच्चों को ये हर साल एक्सपोजर हो रहा है, उनको बाद में जाके फेफड़े की बीमारी के चांसेस ज़्यादा हैं, हार्ट की बीमारी के चांसेस ज़्यादा हैं। पीरियोडिकली वेरी करता है। जैसे हमारे समर में वील हैव लॉट ऑफ डस्ट, राइट। विंटर में है तो हमारा डस्ट लेवल्स कम हो जाता है, बट बिकॉज ऑफ इन्वर्शन लेयर जो है और गैसेस ट्रैप हो जाते हैं, तो इस वजह से जो है वी हैव हमारा पोल्यूशन का नेचर भी डिफरेंट है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। अब तमाम पेपर्स आजकल कह रहे हैं, WHO कह रहा है कि इससे कई बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक होते हैं, ब्लड कैंसर होता है, स्किन डिजीजेज होती हैं। अब ये इसका कुछ ना कुछ तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे या इन्होंने केस स्टडी किया होगा, इसलिए ये बातें अखबार में आ रही हैं। और आप हैरत होगी कि कोई डिनाई भी नहीं कर रहा है। प्रदूषण सबसे कमजोर को अपना शिकार पहले बनाता है। सबसे सीधा और आजीवन असर बच्चों पर होता है, जिनकी सेहत के कई पहलू प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा बूढ़ों, गर्भवती औरतें, श्वास संबंधी बीमारी से ग्रस्त लोगों, बाहर काम करने वाले लोगों जैसे ट्रैफिक पुलिस, रेहड़ी लगाने वालों, निर्माण मजदूरों और बेघर लोगों को ये कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। 55% of the population is direct under influence zone of vehicular emissions, क्योंकि सड़कों के पास रहते हैं 300 से 500 मीटर के दायरे में। तो दमे वाले जो पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अटैक होते हैं, दवाई की मात्रा बढ़ जाती है। ये भी हमने देखा है कई हम स्टडीज़ में कि जिस दिन एयर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होते हैं उसके 1-2 दिन बाद एडमिशन जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में है या OPD में है वो बढ़ जाती हैं, पेशेंट्स ज़्यादा आ जाते हैं। बात सीधी है, प्रदूषण के कण जितने छोटे और महीन होंगे, सेहत को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। इन स्टडीज ने ये देखा कि जो पोल्यूटेड सिटीज में रहते हैं उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम उन लोगों से ज्यादा है जो लेस पोल्यूटेड सिटीज में रहते हैं। वायु प्रदूषण का लंबा असर होने से ज्यादा हवा भीतर लेने की फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है, या फिर फेफड़ों की कोशिकाएं संक्रमण का शिकार हो जाती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में साल 2000 से 2006 के बीच शहरी हवा के सेहत पर असर के संबंध में एक अध्ययन किया, जिसमें स्कूली बच्चे और ग्रामीण क्षेत्रों से अलग अलग उम्र और लिंग के लोग भी शामिल थे, जहां वायु प्रदूषण की मात्रा कम है। इसमें पाया गया कि गांव जहां 14.6% बच्चों में सांस और फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं थीं, तो वहीं दिल्ली में
23% बच्चों में फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं थीं। स्टडीज़ देखें जिन्होंने नॉर्मल हेल्दी बच्चों के लंग फंक्शन, लंग की कैपेसिटी दिल्ली में देखी है और उन्हीं एज ग्रुप के बच्चों की कैपेसिटी किसी छोटे शहर में देखी है, तो दिल्ली वाले बच्चों की जो लंग की कैपेसिटी है वो कम पाई जाती है। पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से मेरे को खुद इनहेलर यूज़ करना पड़ता है। मेरी गाड़ी में हमेशा रहता है इनहेलर, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है कि लंग्स क्लियर ही नहीं होते, सांस कैसे लोगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ इतनी होती है, प्लस हमें जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उसके बाद दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ नहीं कर सकते। एंड हमें मशीनें भी कैरी करनी होती है अपनी। जब दिल्ली में हम नए नए आए थे तो पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते थे, फिर उसके बाद बाइक यूज़ करना शुरू किया। पोल्यूशन इतना होता है कि अगर बाइक से जाओ तो सफ़ेद सड़क खाली हो जाती है, तो तब हमने किया कि गाड़ी ले लेनी चाहिए। दूसरी गाड़ी हमने इसलिए ली कि जब छोटे भाई को स्कूल ट्यूशन के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं काम करूं या फिर उसको लेके घूमता रहूं। स्कूल से लेने जाना, स्कूल से छोड़ना, फिर ट्यूशन ले जाना, तो उस चक्कर में फिर हमने दूसरी गाड़ी ली कि चलो उसको एक ड्राइवर इंडिपेंडेंटली कर देते हैं ताकि हम अपना काम अपना आराम से कर सकें। फैमिली बड़ी है तो बड़ी गाड़ी लो, सारे लोग एक साथ आ जाएंगे। डीजल गाड़ी लेने का मेन मकसद ये था कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर जब चर्चा हुई और जब अदालतों ने पूछा, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, तो अधिकारियों और प्राधिकरणों की तरफ से कई तरह के जवाब आए। उसमें एक नया विवाद पैदा हुआ। क्या दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए धूल ज्यादा जिम्मेवार है या फिर जिम्मेवार है गाड़ियों से निकलने वाला खतरनाक धुआं? किसी को गाड़ी खरीदने से आप रोक नहीं सकते। लोगों ने डीजल की गाड़ियों को अपनाया क्योंकि डीजल गाड़ियां ऑपरेशनल कॉस्ट कम थी। सीएनजी का जो एमिशन है आपको नहीं दिखता है क्योंकि उसमें कोई पार्टिकल नहीं है। उसमें दूसरे गैसेज हैं लेकिन पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल काय का होता है? कार्बन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने से पहले कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं डीजल में से। हम जानते हैं कि दिल्ली में सीएनजी आने के बाद यहाँ के प्रदूषण स्तर पे काफी कमी आई थी और इसका श्रेय कई राजनीतिक दलों ने भी लिया, लेकिन ऐसा तब तक नहीं हुआ था जब तक कि अदालतों ने कठोर फैसले नहीं लिए, कड़े कदम नहीं उठाए। और एक बार फिर से प्रदूषण का मसला, दिल्ली में प्रदूषण का मसला अदालतों में है। और पिछले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालात अगर ऐसे बने रहे तो दिल्ली के बच्चे स्कूलों में कम, अस्पतालों में ज्यादा दिखेंगे। आज दिल्ली में ऑटोमोबाइल की संख्या लगभग 80 लाख है और ज़्यादातर जो व्हीकल्स आई हैं प्राइवेट सेक्टर में, कारें जितनी आई हैं वो डीजल पर आधारित हैं। देखिए, बाईपास जो है, 2 बाईपास बनने की बात थी, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे। अब वेस्टर्न एक्सप्रेसवे 80% बन गया है, लेकिन 20% इसलिए नहीं बना है क्योंकि वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम है और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 1300 करोड़ मांग रहा है। तो और दूसरा है ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, वो तो साहब यूपी है, वहाँ पे तो मायावती थी तब भी लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ इसके लिए, और अब तो होता ही नहीं है। अब क्यों होगा? आजकल तकरीबन 50% जो गाड़ियां हैं वो डीजल की गाड़ियां हैं और डीजल की गाड़ियों में प्रदूषण ज़्यादा होता है, खास करके PM 2.5 जिसे कहते हैं, सबसे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो डीजल से ज़्यादा आती हैं। और आजकल आप देखोगे दिल्ली के शहरों में बड़ी बड़ी SUVs, MUVs वो चलती हैं, सब डीजल पे चलती हैं, निजी गाड़ियां हैं, तो उनमें ज़्यादा प्रदूषण होगा। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सबसे ज्यादा भूमिका निजी गाड़ियों का है, जो 70% से ज्यादा बैठता है। कि CNG की कीमतें भी इन्होंने बढ़ाना चालू कर दिया और एक समय ऐसा आ गया था जब डीजल और CNG की कीमत लगभग बराबर हो गई थी। वो तो अभी रोक दी गई हैं, नहीं तो
सीएनजी भी करीबन 50 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। तो जो सीएनजी का इंसेंटिव था लोगों को, वो भी समाप्त हो रहा था। शंघाई में ये हो रहा है कि व्हीकल कोटा सिस्टम उन्होंने लगाया है कि साल भर में इतनी गाड़ियां रजिस्टर्ड होगी हमारी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, और वो उन्होंने ऑक्शन कर दिया है, लॉटरी निकलती है उसमें। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच लोग गाड़ियां खरीद सकते हैं, कोई भी गाड़ी खरीद सकता है, पर लॉटरी सिस्टम से होगा। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड या फिर राज्य के प्रदूषण बोर्ड या उनके नियंत्रण करने वाले जो संगठन है, उन्होंने अपने शहरों या इलाकों के लिए जो पैमाना बताया है उसमें भी खरा उतर पाना मुश्किल हो रहा है। और उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रशासन, एक ज्यादा मजबूत और कठोर प्रशासन की जरूरत दिखती है। लेकिन एक बड़ा कारण यह भी नजर आ रहा है कि जो ईंधन इस्तेमाल होता है गाड़ियों में, उसकी गुणवत्ता क्या है। डीजल में जलने वाला एक तत्व बेंजीन मनुष्यों के लिए कार्सिनोजेनिक है, यानी ये कैंसर पैदा करता है। पश्चिमी देशों का अधिकतर हिस्सा ज्यादा साफ और कहीं ज्यादा सक्षम तकनीक वाले ईंधनों का इस्तेमाल करता है, जैसे यूरो 5 और यूरो 6। लेकिन हमारे यहाँ हालात ऐसे नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि हमको भारत स्टेज 4 सारे भारत में इमीडिएटली लागू कर देना चाहिए। और भारत स्टेज 4 ही नहीं, हमको भारत स्टेज 5 और 6 की बात करनी चाहिए। जैसे जैसे हमारा स्टेज बढ़ता है, भारत स्टेज 6 में और भारत स्टेज 4 में पॉल्यूशन लेवल्स के अंदर काफ़ी अंतर पड़ता है। एक तो हमें एमिशन स्टैंडर्ड्स ऑफ फ्यूल क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव करना पड़ेगा। वर्ल्ड ओवर में यह है कि अभी भारत स्टेज 5 आ जाना चाहिए दिल्ली में और प्रदूषित शहरों में, तो वो हमें जल्द से जल्द लाना होगा। गवर्नमेंट का जो रोड मैप है 2020 वो काफ़ी वीक है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता देखने के लिए मात्र 6 स्टेशन रियल टाइम निगरानी कर सकते हैं। इसकी तुलना में बीजिंग में ऐसे 35 निगरानी स्टेशन चल रहे हैं। समस्या तो है, लेकिन क्या हम कड़े कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या लोग गाड़ियां खरीदना बंद कर देंगे? ऐसा शायद मुश्किल है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि गाड़ियों को खरीदने और रखने के लिए जो कीमत है वो बढ़ जाए? क्या यह संभव है कि आने वाले वक्त में सार्वजनिक परिवहन ज्यादा पहुंच में हो, ज्यादा आरामदायक हो और ज्यादा सुविधाजनक हो? और क्या यह संभव है कि आने वाले समय में पर्यावरण को लेकर हम जैसे लोग, आम लोग ज्यादा जागरूकता दिखाएं और ज्यादा पहल करें और इस बात का इंतजार ना करें कि सरकार कोई बड़ी पहल करेगी? सॉल्यूशंस ढूंढना है तो आई थिंक वी विल हैव टू लुक एट सिटी कैसे प्लान हो रहा है, क्वालिटी ऑफ रोड्स। हमारे रोड में गड्ढे हैं तो ये ज़्यादा होंगे, द पोल्यूशन लेवल्स विल इंक्रीज बिकॉज यू आर ब्रेकिंग, यू आर सो मेनी ऑफ दोज थिंग्स हैव टू बी फिक्स्ड। अभी तक हो क्या रहा है, व्हीकल टेक्नोलॉजी वाले कहते हैं कि जी आप पहले अच्छी क्वालिटी का तेल ले आओ तो हम आपको अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां दे देंगे। और इसके उलट में जो तेल वाले हैं वो कहते हैं जी पहले अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां ले आओ, अच्छी हाई टेक्नोलॉजी की, तो हम आपको तेल दे देंगे। इन दोनों को इकट्ठा लाया जाए और दोनों को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि वो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करें गाड़ियों की और ये डीजल की क्वालिटी, पेट्रोल की क्वालिटी को इंप्रूव करके भारत स्टेज 6 पर लाएं। सोल्यूशन नंबर 1, बैन डीजल इन एनसीआर। बिल्कुल उसको सेल बंद कर दीजिए, बिल्कुल कोई नहीं रखेगा। किसी जिस ट्रक वाले को चाहिए वो बाहर से जाके ले और बाहर ही चलाए, यहाँ अंदर जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पूरा सिटी बस सर्विस, पूरी टैक्सियां सब सीएनजी पे। लंदन में साल 1952 में एक ग्रेट स्मॉग आया था। ऐसा ही एक ग्रेट स्मॉग अमेरिका के लॉस एंजलिस में 1943 में भी आया, जिसे उस समय रासायनिक युद्ध तक समझा गया। एक तो है कि जो मेट्रो है वो अब कुछ कॉरिडोर्स में है, अभी और फैलेगा। अभी मेरे ख्याल से तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास के लाइन हैं और पूरा टारगेट है 450 के आसपास। जब तक इतनी साइज में बढ़ेगा काफ़ी फ़र्क पड़ेगा दिल्ली में। पर दिल्ली जितना बड़ा शहर है तब भी
एक मेट्रो सेवा जो है पूरे शहर को केटर नहीं कर सकता। बसों की संख्या काफ़ी कम है शहर में। रिक्वायरमेंट 11,000 बसों की है, वो जो कि 2000 में थी, सन 2000 में, अभी और बढ़ गई है, परंतु नई बसें नहीं आ रही है बिकॉज डिपो के लिए स्पेस नहीं है। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमें दूर करके एक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोटल नेटवर्क की ध्यान देना होगा जल्द से जल्द, ताकि एक शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना के हम काम कर सकें 2020 तक। बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, तो हमारे पास जगह है जहां हम सार्वजनिक सेवाओं को अच्छी तरह से लागू कर सकते हैं, चाहे वो बसें हों या इलेक्ट्रिक ट्रैम हो, हाई स्पीड ट्रैम्स होती हैं आजकल, वो हो, पर दोनों में डेडिकेटेड कॉरिडोर होना चाहिए। सिंगापुर की बात करें तो वहाँ व्हीकल ओन करना अपने आप में एक व्हीकल के प्राइस के लगभग आप लाइसेंस या परमिट फी देते हैं। हमारे यहाँ अगर आप टैक्स देखें तो वो लाइफ टाइम टैक्स होता है कि आप जब व्हीकल रजिस्टर कराते हैं तभी आप एक टैक्स देखते हैं, बाद में आपको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है, एनुअल टैक्स भी नहीं है। और एक बस के लिए आप चार्जेस लगाते हैं एज ए बिजनेस या कमर्शियल वेंचर, तो उसमें आप प्रति वर्ष या प्रति 3 महीने में आप टैक्स लेते हैं। तो ये जो डिस्टॉर्शन है टैक्सेशन का, इसे हमें दूर करने की जरूरत है। चीन का बीजिंग भी तब जागा जब प्रदूषण ने वहां सड़कों पर अंधेरा कर दिया। अंत में सवाल है कि हम किन हालातों का इंतजार कर रहे हैं।